हेलो व्यूअर्स। हम ब्रेस्ट लम्प्स या छाती की गिल्टियों की सीरीज में वीडियोस बना रहे हैं। आज हम आप लोगों को ओवरव्यू देंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। छाती की ऐसी गिल्टी विच टर्न आउट टू बी कैंसर, इसके बारे में ओवरव्यू देंगे। और सारी डिटेल तो हम आपको इस छोटी सी वीडियो में नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इन आवर कमेंट सेक्शन। तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। एक तो ब्रेस्ट कैंसर, ये ब्रेस्ट लंप जो कि हमने पहले डिस्कस किया, फाइब्रोइडनोमा डिस्कस किया और ब्रेस्ट एब्सेस डिस्कस की। इसमें जो गिल्टी होगी ये उनसे डिफरेंट होगी। इसमें ये जो फाइब्रोइडनोमा वाली गिल्टी थी जो टीनेज गर्ल्स में होती थी, ये टीनेज गर्ल्स में बहुत अनकॉमन है। ज़्यादातर ये अबाउट 40 इयर्स ऑफ एज की जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये ज़्यादातर कैंसर वाली गिल्टी हो सकती है। तो 40 से 50 साल की उम्र में अगर फीमेल छाती की गिल्टी का कंप्लेन कर रही है तो इसको सीरियस लेना चाहिए। ये कैंसर हो सकता है क्योंकि ये एज है जो कि ब्रेस्ट कैंसर वाली एज है में फॉल कर रही है। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर वाली ये जो गिल्टी होगी ये मोबाइल नहीं होगी, ये फिक्स हुई हुई होगी। या तो ये स्किन के साथ फिक्स हुई होगी, ब्रेस्ट की स्किन के साथ उसको आप यानी कि गिल्टी से ऊपर स्किन को आप मोबाइल मूव नहीं कर सकते। या तो ये फिर पीछे छाती के साथ चेस्ट वाल के साथ फिक्स हुई होगी। ये जो गिल्टी होगी जो ब्रेस्ट कैंसर वाली गिल्टी होगी। दूसरा फिर इसके ऊपर जो चेंजेस आते हैं वो ये होता है कि इसमें जो निपल से डिस्चार्ज आ सकता है, ब्लडी डिस्चार्ज आ सकता है, खून का डिस्चार्ज इसमें आ सकता है। जो निपल होगी वो रिट्रैक्ट हो सकती है, बाहर उभरी नहीं होगी, अंदर धंसी हुई होगी। तो ये भी मशकूक फाइंडिंग होती है, ये भी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हो सकता है। दूसरा एक और इसमें कंडीशन हो सकती है कि जो स्किन पे जो चेंजेस आई होती हैं उसमें ये होता है कि वो पकरिंग हुई होती है। प्यूडी ऑरेंज इसको बोलते हैं। इसमें ये होता है कि जो ऑरेंज का माल्टे का जो छिलका होता है उसके ऊपर जो दाने 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 बने होते हैं, इस तरह की कंडीशन छाती की लंप जो गिल्टी है उसके ऊपर वाली स्किन पे इस तरह की कंडीशन हुई होगी। ये भी एक मशकूक फाइंडिंग है, सस्पिशियस फाइंडिंग है और ब्रेस्ट कैंसर की तरफ ये इशारा करती है। इस एरिया में ब्रेस्ट एब्सेस की तरह यहाँ पे रेड एरिया भी हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जिसको इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। तो वैसे तो इस तरह लगेगा कि ये शायद एब्सेस या पीप बनी हुई है, लेकिन और कंडीशन साथ असेस कर रही होंगी। लैक्टेटिंग नहीं होगी, 40s में होगी। दूसरा ये होगा कि जो निपल है वो रिट्रैक्टेड होगी, उसमें से ब्लड वाला डिस्चार्ज आ रहा होगा दबाने से, प्रेस करने से। और दूसरा ये पीओडी ऑरेंज जो माल्टे के छिलके वाले जो ऊपर दाने लगे होते हैं वो भी इसमें बने होंगे। तो ये ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इशारा करता है। तो इसमें अभी हमें क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, इसमें हम करते हैं ट्रिपल असेसमेंट करते हैं। एक तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, या फिर आप हमने पहले आपको बताया कि जो ब्रेस्ट कंडीशंस होती है जनरल सर्जन डील करता है। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, ये डायलेमा है। इट्स अ डायलेमा के पेशेंट जो है ना गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करता रहता है और दीज पेशेंट्स वेस्ट लॉट्स ऑफ क्रूशियल टाइम, जो कि जिस दौरान में इसका मुआयना करवाया जा सके, तशखीस कराई जा सके और फिर प्रॉपर टाइम पे ऑपरेशन कराया जा सके और इलाज कराया जा सके। तो इसमें अब क्या करना है कि ट्रिपल असेसमेंट, एक तो एग्जामिनेशन करवाना है। एग्जामिनेशन खुद सेल्फ बेस्ट एग्जामिनेशन भी होता है, ये कंडीशन होती है तो आपने फौरन रब्ता करना है। दूसरा फिर ये होता है कि अब कुछ टेस्ट होते हैं FNAC से, फाइन नीडल एस्पिरेशन, एक सुई का टेस्ट होता है जो कि लेबोरेटरी में, आप किसी लेबोरेटरी में जाके ये टेस्ट करा सकते हैं। आपका सर्जन आपको रेफर कर सकता है लेबोरेटरी में, वो खुद टेस्ट करेंगे इसमें से और फिर उसकी रिपोर्ट आएगी तो वो भी हमें इसकी तरफ इशारा कर सकती है। दूसरा इसमें जो टेस्ट करवा सकते हैं उसमें ये होता है कि आप ट्रू कट एक होती है, ट्रू कट बायोप्सी होती है। जो FNAC होती है उसमें सिर्फ खुलिये लिए जाते हैं, जो ट्रू कट होती है उसमें टिश्यू ली जाती है। खुलिये कुछ आइडिया देते हैं कि खुलिये कैंसर वाले हो सकते हैं, लेकिन जो टिश्यू लेते हैं ट्रू कट, एक स्पेशल नीडल होती है, ट्रू कट नीडल उसको बोलते हैं। और ट्रू कट नीडल से
उसी लंप के उस गिल्टी में से टेस्ट कराया जाता है, और वो जो गिल्टी वाला जो टेस्ट होगा वो हमें बताएगा कि ये कैंसर, उसका डायग्नोसिस या उसकी तशखीस एक अच्छे तरीके से उसकी तरफ किए जा सकती है। दूसरा एक ये होता है कि आप इसमें हम कराएंगे टेस्ट, मैमोग्राफी एक होती है, मैमोग्राफी का भी टेस्ट करवाते हैं। मैमोग्राफी इज एक्चुअली एक्सरे होता है, ब्रेस्ट टिश्यू का एक एक्सरे होता है, छाती का एक्सरे नहीं होता, ब्रेस्ट टिश्यू का एक्सरे होता है, जिसमें कि फिल्म हम ब्रेस्ट के नीचे रखी जाती है और ऊपर से शुआएं डाली जाती हैं, तो सिर्फ उस सॉफ्ट टिश्यू का एक एक्सरे आ जाता है। वैसे तो सॉफ्ट टिश्यू का एक्सरे नहीं होता, लेकिन ये ब्रेस्ट के सॉफ्ट टिश्यू का जो एक्सरे होता है इसको मैमोग्राफी बोलते हैं। इसमें भी अब 35 इयर्स की एज में कहते हैं, 40 इयर्स की एज के बाद, 35 इयर्स की एज के बाद रेगुलरली पेशेंट्स को ईयरली इसका मैमोग्राफी का टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में जो पेशेंट अबव 40 आई हुई है, 50 आई हुई है, तो उसमें आप मैमोग्राफी का जब टेस्ट करवाएंगे, अगर कैंसर की अलामात वाली होंगी तो उसमें ये होगा कि कैंसर की फाइंडिंग्स होती हैं इसमें, माइक्रोस्टिलेट इसमें एक फाइंडिंग्स आती हैं, पिक्चर होती है, क्रैब लाइक इसमें जो फाइंडिंग्स होती हैं वो कैंसर की तरफ जाती हैं, और इसमें लंप होता है, और इसमें जो नॉर्मल ब्रेस्ट की एनाटमी होती है, जो शेप होती है, तो वो भी डिस्टॉर्ट हुई होती है, ख़राब हुई होती है। तो एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शन एक और भी फाइंडिंग है जो कैंसर की तरफ जाती है। तो अब फैसला हो गया, डायग्नोसिस बन गया इस ट्रिपल असेसमेंट से, एग्जामिनेशन से और एक्सरे से और FNAC और ट्रू कट से डिसीजन हो गया कि ये कैंसर है। अब फिर इसके बाद ये होता है कि आपका जो सर्जन होता है वो इसको स्टेज करेगा कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है। स्टेज 1, 2, 3, 4 स्टेजेस होती हैं, किस कैटेगरी में आता है। कुछ स्टेजेस में तो ये होता है कि कैंसर तो आ गया, और फिर टाइप भी होती है कि ये कौन से वाला डक्टल कार्सिनोमा है, इन्फ्लामेटरी है, फेमिलियल है, और इसके हर कैंसर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम क्योंकि आप लोगों को आज ओवरव्यू दे रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम अगर आपको इस किस्म का होता है तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपने सर्जन से रब्ता करना है, और उसमें फिर वो इस ट्यूमर को इस सारे प्रोसेस से गुजार के इसको डायग्नोसिस के बाद इसको स्टेज करेगा कि क्या करना चाहिए। जैसा कि स्टेज 1 और 2 में कुछ स्टेजेस में इस तरह होता है कि या तो आपका सर्जन इस तरह होगा कि BCS करेगा, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करेगा। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में होता है कि जो सर्जन है आपके ब्रेस्ट को बचाने की कोशिश करेगा, उस जो लंप है उस लंप को सिर्फ निकालेंगे। वाइड लोकल एक्सिजन बोलते हैं, लंप के साथ नॉर्मल टिश्यू भी निकालते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के नॉर्मल टिश्यू जो सराउंडिंग होती है उस लंप के, वो निकालते हैं एक इंसिजन, सेपरेट इंसिजन से। तो दूसरा इसका पार्ट ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी का BCS का ये है कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स अगर पॉजिटिव हैं, एक्सिला में लिम्फ नोड्स जो होते हैं, क्योंकि ये जो कैंसर होता है मोस्टली 85% में इसकी जो लिम्फेटिक्स हैं जो फैलने के चांसेस हैं वो एक्सिला में जाता है, तो उसकी अलहदा क्लियरेंस होगी, सेपरेट इंसिजन से क्लियरेंस होगी। BCS का ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। तीसरा कंपोनेंट ये होता है कि इसमें कि हम इसमें रेडियोथेरेपी देते हैं, शुआएं लगाते हैं इस एरिया को, क्योंकि जो बकिया इसमें जो कैंसर के अगर कोई सस्पिशियस है, कोई रह गए हैं, तो वो उसको ख़त्म कर देंगे जो शुआएं लगा के। तो BCS एक तो ऑप्शन होती है, ब्रेस्ट बचाई जा सकती है, या फिर दूसरी होती है कि ब्रेस्ट सारी निकालनी पड़ती है, जिसको मेस्टेक्टमी बोलते हैं। रेडिकल मेस्टेक्टमी भी होती है, मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी या MRM इसमें एक इलाज होता है। कुछ स्टेजेस में इलाज होता है MRM, वो उसमें पूरी छाती निकालनी पड़ती है, एक्सिला को सारे को क्लियर करना पड़ेगा। बाद में फिर अकॉर्डिंग टू स्टेज की किस कैटेगरी का ये ट्यूमर है, उसको या तो शुआएं लगेंगी या फिर उसका जो है उसको कीमोथेरेपी जिसको बोलते हैं, इंजेक्शन लगेंगे उसको, जो कि इस ट्यूमर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम होता है कि BCS करवाएं या फिर हम MRM यानी कि पूरी छाती निकलवाएं या फिर छाती को बचा लें। अब इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि जो BCS करवाते हैं उसमें ये तो होता है कि ब्रेस्ट कंजर्व हो गई है, सेव कर ली है, लेकिन दोस पेशेंट्स हैव दिस साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कि ट्यूमर इज स्टिल देयर, यू नेवर नो, सम पार्ट ऑफ ट्यूमर्स
could remain back there। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ, तो ये साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है। जो BCS करवाते हैं उनमें ये प्रॉब्लम बाज़ दफ़ा रह जाता है, ट्यूमर रह ना गया हो, मेरी छाती क्योंकि है तो ट्यूमर रह ना गया हो, क्योंकि छाती के बारे में सुना है जब भी छाती का कैंसर होता है तो छाती पूरी निकलवाते हैं, तो उसमें फिर ये उनका एक रह जाता है। दूसरा फिर ये होता है कि फॉलोअप भी नहीं, उनका एक जो कंप्लायंस होती है वो पुअर होती है, कि वो उनको जो बाद में, क्योंकि BCS में गिल्टी निकाली और गिल्टियाँ निकाली, ये छाती की गिल्टी निकाली, बगल की गिल्टियाँ सारी निकाली अगर वो हैं, तो उसके बाद शुआएं लगवानी है, तो वो फिर जो है ना पेशेंट उसमें कंप्लायंट नहीं होता, वो उस रेगुलरली नहीं लगवाता, तो भी ये फिर BCS कामयाब नहीं हो सकती। जब पूरी ब्रेस्ट निकाल देते हैं उसमें अब ये तो होता है कि ट्यूमर सारा निकल गया, लेकिन अब फिर दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रामा पेशेंट को ये होता है कि मेरी पूरी छाती निकाल दी है, तो अब तो इस तरफ से फिर एक डिसफिगरमेंट हो गई फीमेल की। तो अब ये डिसीजन बहुत ही प्रूडेंट होता है, पेशेंट को साथ बिठा के और पेशेंट के साथ सारा कुछ डिस्कस करके हम लोग ये डिसीजन लेते हैं। सर्जन डिसीजन नामली ये लेता है कि इफ़ द पेशेंट इज़ वेल एजुकेटेड, तो आप लोगों को लगता है कि पेशेंट ने आगे अपने इस बीमारी को फॉलो करना है, तो फिर तो हम BCS करते हैं, फिर हम उसको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजते हैं जहाँ पे रेडियोथेरेपी की शॉम की फैसिलिटी होती है। अगर हमें लगता है कि पेशेंट विल नॉट फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस, पेशेंट इज़ नॉट वेल एजुकेटेड, हैज़ कम फ्रॉम फार फ्लंग एरिया, तो फिर उसमें हम ये होता है कि हम MRM यानी कि पूरी छाती निकालने की तरफ हम डिसीजन लेते हैं। और उसमें फिर ये होता है कि अगला दूसरा ये था कि सर्जन ने इस कैंसर को कितनी हद तक डील करना है। पेशेंट तो अपने प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम को लेकर आया और सर्जन के पास आता है, लेकिन सर्जन ने अब इस जो ब्रेस्ट कैंसर के जो पार्ट्स होते हैं मुकम्मल इलाज में, मुकम्मल ट्रीटमेंट में, वो ये होता है कि तशखीस हो गई, फिर ऑपरेशन हो गया, लेकिन ऑपरेशन में के बाद पूरा इलाज नहीं हो जाता कैंसर का। उसके बाद अगला हिस्सा अभी रहता है, समझ लें कि 100% में से 25% तक ऑपरेशन काम करता है, बाकी अब इसके ये होता है कि इसका 75% अभी इलाज रहता है, जो कि या तो मुनासिब होते हुए कि या तो शुआओं के साइकिल्स दिए जाते हैं, या फिर कीमोथेरेपी है कि वो इंजेक्शन से उसको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उसके कोर्स कराए जाते हैं, कीमोथेरेपी के साइकिल किए जाते हैं, या फिर ओरल फॉर्म में मेडिसिन दी जाती हैं कुछ अर्सा के लिए जो लेनी पड़ती हैं। तो सर्जन ने यहाँ तक डील करना है ऑपरेशन तक। अब बाद में ज़ख़म का जो मसला है जैसे भी वो तो आप सर्जन से आप रब्ता करेंगे, लेकिन अगला इलाज आप लोग ये इस जहन में बैठा लें कि फाइब्रोइडनोमा की तरह या फिर ब्रेस्ट एब्सेस की तरह वो तो जनरल सर्जन ने सारा इसको ट्रीट करना है, लेकिन ये बाकी इलाज एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सर्जन का काम है कि जो लोकल एरिया में जो ट्यूमर बना हुआ है इसको निकाल देगा। अगला जो इलाज होना है, जो कि आधे से ज़्यादा हिस्सा पड़ा हुआ है, प्रोपोर्शन ऑफ ट्रीटमेंट पड़ी हुई है, वो दैट वुड बी फ्राम ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में होगा। तो उसके लिए या तो ओरल फार्म में इस कैंसर को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, या इंजेक्टेबल फार्म में, या फिर शुआएं लगाई जाएंगी। जो शुआएं लगाई जाती हैं वो इस लोकल एरिया के जो ट्यूमर थोड़ा सा अगर बच गए, जो सेल्स में बच गए, जो खुलिए पीछे रह गए, उसके लिए लोकल एरिया पे शुआएं लगाई जाती हैं। अब इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं? ये तो इस जगह का ट्यूमर था, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड करता है, क्योंकि ये लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड करता है, लिम्फेटिक्स जो होती हैं, क्योंकि ये लोकली स्प्रेड करता है। लोकली के लिए तो शुआएं लग गई, लेकिन इसको इसलिए सिस्टेमिक डिजीज भी बोलते हैं। इसका एक न्यू कंसेप्ट इसका इवॉल्व हुआ है कि इसको आप लोकल डिजीज ना कहें कि ये सिर्फ इस एरिया की डिजीज है, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड करती है। तो ये बोन्स में जा सकती है, ब्रेन में जा सकती है, स्कल में जा सकती है, और दूसरा ये है कि लंबर वर्टिब्रा में जा सकती है, ये छाती में ये जा सकती है, ये जो बीमारी है। तो ये सिस्टेमिक है, ब्लड के थ्रू, लिम्फेटिक्स के थ्रू ये यहाँ से स्प्रेड करके ये फिर, क्योंकि 85% तक ये ड्रेन करता है, ये एरिया जो लिम्फेटिक्स का होता है एक्जिला पे ड्रेन करता है, तो ये इसमें भी स्प्रेड कर सकती है। तो ये सारा एक होल पैकेज होता है जिसमें से सर्जन अपना शेयर डील करता है, बाकी जो है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके इसका इलाज होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमने आप लोगों को ओवरव्यू देने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और वी विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस।
तो नेक्स्ट हम इसके बारे में एक और वीडियो बनाएंगे, ब्रेस्ट लम्प्स के बारे में, ब्रेस्ट कंडीशंस के बारे में। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो हम आपको सेंड कर सकें।